हेलो चिल्ड्रन, पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर हमने आपको जर्नल एंट्रीज पास करने का तरीका बताया। आज मैं कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज लेकर आई हूँ। सम स्पेशल जर्नल एंट्रीज जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ बैड डेट्स। द एंट्री फॉर बैड डेट्स। ना पहले इसके आपको मतलब समझिए, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बैड डेट। एज द टर्म बैड डेट्स यानी वो डेट्स जो कि बैड हो गई हैं, वो अमाउंट जो कि हमें रिसीव करना था अपने डेटर्स से, वो अमाउंट इज अब नॉट रिसीवेबल है, हमें अमाउंट नहीं मिल रहा। वाई इट बिकम्स नॉन रिकवरेबल? बिकॉज हमारा जो कस्टमर था वो इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो गया है। नाउ इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, आपने पढ़ा है, अपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस के अंदर आपका बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के लिए ओनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, जबकि कंपनी फॉर्म के अंदर उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है ना। जब हम अपने कस्टमर को माल बेचते हैं और वो हमारा डेटर बनता है तो उससे हमें अमाउंट रिसीव करना होता है। ये रिसीव करने वाला अमाउंट अगर किसी वजह से हमारे कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने की वजह से डूब जाता है तो वी कॉल इट बैड डेट। जनरली ऐसी सिचुएशन में हमें पार्शियल पेमेंट तो मिल जाता है और पार्शियल पेमेंट हमारा बैड डेट हो जाता है। सो दैट बिकम्स ए कंपाउंड एंट्री। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको ट्रीटमेंट समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, रवि who owed us rupees 10,000 is declared insolvent and 30 पैसे in a rupee is received from his estate। अब इसका मतलब समझ लीजिए। रवि हु ओड अस रुपीज़ 10,000 यानी रवि जिससे हमें 10,000 रुपीज़ रिसीव करने थे, इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। वो बैंकरप्ट हो गया। जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो ये बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। उसको अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में दैट आई कैन नॉट पे ऑफ माई लाइबिलिटीज़, माई बिजनेस कैन नॉट पे ऑफ माई लाइबिलिटीज़, सो आई शुड बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। गवर्नमेंट बाकायदा एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद देखती है कि वेदर ही कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और नॉट। उस सिचुएशन में एक लीगल एडवाइज़र या लीगल ऑफिसर उसके बिजनेस को टेक ओवर करके सारी एसेट्स सेल करता है और फिर लाइबिलिटीज़ को पे करता है। आपने सुना होगा जैसे नीलामी हो जाती है एसेट्स की, तो उस प्रोसेस के बाद वो देखता है कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। जितना अमाउंट रिसीव हुआ उस अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली लाइबिलिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो दिस मिस्टर रवि इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन अ रुपी इज़ रिसीव। 30 पैसा इन अ रुपी मीन्स उसकी 1 रुपी की लाइबिलिटी के लिए ही इज़ एबल टू पे ओनली 30 पैसा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 30 पैसा इन अ रुपी। शॉर्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि ओनली 30% ऑफ द अमाउंट इज़ रिकवर्ड। हमें कितना अमाउंट लेना है उससे? 10,000 रुपीज़। सो 10,000 का 30% हमको मिल जाएगा, दैट इज़ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड। बैलेंस कितना हुआ? 70%। 70% ऑफ द अमाउंट विल नॉट बी रिसीव्ड, विल नॉट बी रिसीव। तो ये 70% क्या हो जाएगा? इसको हम क्या नाम देंगे? बैड डेट्स। द अमाउंट
which will not be received will be called bad debt due to insolvency of a person. जो रिसीव हो जाएगा वो हम रिसीव कर लेंगे. रिसीव कैसे करते हैं? कैश में. तो कैश हम रिसीव करेंगे 30% ऑफ 10,000 यानी 3,000 रुपीज़. और बैड डेट्स कितना हो जाएगा? 70% ऑफ 10,000 यानी 7,000 रुपीज़. सो 3,000 का कैश हमने रिसीव किया. कैश रिसीव, कैश इज़ अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो यहाँ पर मैं जर्नल बना रही हूँ. अभी और कोई हेडिंग नहीं, क्योंकि आज भी मैं आपके लिए अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन्स लाई हूँ. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. डेट की जगह मैं सीरियल नंबर ही डाल रही हूँ. सो कैश हमने रिसीव किया. कैश अकाउंट, डेबिट विद हाउ मच अमाउंट, साथ के साथ अमाउंट लिखते जाएंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के अंदर अमाउंट सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं है, दो से ज़्यादा है. इसलिए कैश विल बी डेबिटेड विथ 3,000 रुपीज़. 7,000 रुपीज़ की हमको बैड डेट्स हुई है. बैड डेट हमारे लिए क्या है? बैड डेट हमारे लिए लॉस है. और जब ये लॉस है तो लॉस के लिए कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. बैड डेट हमारा लॉस है तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. वन मोर आइटम, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 7,000. एंड what is to be credited? The accredited amount will be Ravi, who owed us rupees 10,000. अब उसका अकाउंट पूरा क्लियर हो गया है. Now we will not be able to receive anything. तो who is the giver of this amount और loss? हमें कैश देने वाला, हमें लॉस देने वाला कौन है? रवि, the person account. Debit the receiver, credit the giver. Since he is the giver, हम क्रेडिट कर देंगे टू रवीज अकाउंट 10,000. नरेशन बीइंग 30 पैसा in a rupee received from Ravi on his insolvency. This is how this transaction will be done. बैड डेट्स की ऑपोजिट जो ट्रांजैक्शन है उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. नाउ बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? ना समटाइम्स क्या होता है कि जैसे रवि है, रवि का अकाउंट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया कि रवि इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट हो गया तो हमारा 7,000 रुपीज़ बैड डेट हो गया. अब हमारा रवि से कोई मतलब नहीं है, वी वोंट बी एबल टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम रवि क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया. इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर सम टाइम, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद रवि फिर से कोशिश करे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का. जब वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट करना चाहता है तो ही कम्स टू द मार्केट. वो अपने पुराने कस्टमर्स से, अपने पुराने सप्लायर्स के पास जाता है कि आई वांट टू रीस्टार्ट अ फ्रेश, तो आप लोग मेरे से बिज़नेस कीजिए. ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, हमें आपसे बिज़नेस नहीं करना, आपने पिछली बार भी हमको इतना नुकसान दिया था, सो वी डोंट वांट टू डू एनी सच थिंग अगेन. हम दोबारा से रिस्क नहीं लेना चाहते आपके साथ बिज़नेस शुरू करने का. अब रवि किस तरह से अपने पुराने सप्लायर्स से को शांत करके, उन्हें चुप करके किस तरह से उनसे बिज़नेस शुरू करेगा? ऐसे में ये पॉसिबल है कि रवि ये उनसे कहे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नया बिज़नेस हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरी वजह से आपका 7,000 का नुकसान हुआ था, मैं आपको उसमें से 4,000 देना चाहता हूँ.
तो ही एग्रीज टू पे अस 4,000 रुपीज़ विदाउट एनी प्रीवियस ट्रांजेक्शन, और कुछ खरीदे बिना वो हमें सिर्फ 4,000 रुपीज़ दे रहा है। ये 4,000 रुपीज़ वो दे रहा है फॉर दिस लॉस ऑफ 7,000। ये 7,000 का जो लॉस है बैड डेट, इसको हम ऑलरेडी अपनी बुक्स में शो करके राइट ऑफ कर चुके हैं कि भाई ये तो नुकसान हो गया। अब अगर इस 7,000 के बदले में हमें कुछ भी मिलता है, 1,000, 2,000, 4,000 कुछ भी मिलता है, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए गेन है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। और जब वो हमारे लिए प्रॉफिट है तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? उसका नाम होगा बैड डेट रिकवर्ड। हम इस 4,000 को ऐसे नहीं दिखाएंगे कि हमने रवि से ये अमाउंट रिसीव किया, हम इसको दिखाएंगे कि हमने एक पुरानी बैड डेट के अगेंस्ट ये पैसा रिसीव किया। क्योंकि रवि से रिसीव किया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, तो रवि का नया अकाउंट ओपन होगा जिसमें रवि हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, और ऐसा लगेगा कि शायद हमें ये पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। लेकिन अभी वो जो हमें दे रहा है, हमें वो पैसा उसको रिटर्न नहीं करना है। ये पैसा हमें मिला है पुराने लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी? मैं डायरेक्टली यहीं पर एंट्री पास करती हूँ कि अगर ये रवि हमें 4,000 रुपीज़ आफ्टर सम टाइम देता है, तो उसने हमें पैसा दिया, तो क्या आया हमारे पास? कैश रिसीव्ड विल बी डेबिटेड रुपीज़ 4,000, and this cash is received is a gain for us. Gain will be nominal account credited, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, और इस गेन का क्या नाम है? बैड डेट्स रिकवर्ड, रुपीज़ 4,000 being bad debt recovered from रवि। रवि का नाम यहाँ जर्नल एंट्री में नहीं आएगा, रवि का नाम हम यहाँ नरेशन में लिखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा रवि जो हमारा पुराना कस्टमर था, जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब हम उसके से पैसा रिसीव कर रहे हैं, बट दिस इज़ प्योरली गेन फॉर अस। देन I'll take the transaction of depreciation. What do we mean by depreciation? Depreciation is decrease in the value of asset. कोई भी हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो धीरे धीरे स्लोली वो एसेट हमारी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं। उसके यूज़ करने से उसकी लाइफ कम होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जितनी उसकी लाइफ कम होती जाती है, जितनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसे कहा जाता है डेप्रीसिएशन। एंड दिस डेप्रीसिएशन इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये भी हमारे बाकी खर्चों की तरह से वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, इस तरह के खर्चों की तरह से डेप्रीसिएशन को भी एक एक्सपेंस माना जाता है। तो जब भी हम डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे तो डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस के लिए हमारा रूल नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम इस डेप्रीसिएशन नाम के एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। What is the going to be the other effect of it? डेप्रीसिएशन हुआ, एक्सपेंस हुआ, हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? क्या हम डेप्रीसिएशन को पे करते हैं कैश में? नो, डेप्रीसिएशन इज नॉट पेड इन कैश। डेप्रीसिएशन रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, फिटिंग हो, उनकी वैल्यू को रिड्यूस करने का काम करता है। और इसलिए क्या चीज़ कम होगी? हमारी एसेट की वैल्यू
डिक्रीज हो जाएगी, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ब्रैकेट में लिख रही हूँ कंसर्न्ड, आप कंसर्न्ड नहीं लिखेंगे, आप उस एसेट का नाम लिखेंगे। सो अगर ये कंसर्न्ड एसेट बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एसेट, जो भी हमारी वैल्यू, मैं यहाँ वैल्यू नहीं डाल रही बिकॉज मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ डिफरेंट टाइप की स्पेशल सर्कमस्टांसेस की एंट्रीज की। देन I'll take up the entry of prepaid expense. What do we mean by prepaid expense? Prepaid expense मतलब expenses paid in advance. Expenses पेड इन एडवांस। नाउ एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं कि सपोज आपने अपना ऑफिस रेंट पर लिया 1 अप्रैल 2020, नो लेट्स नॉट टेक 2020 क्योंकि 2020 तो लॉकडाउन पीरियड था, लेट्स प्रीपोन इट, लेट्स टेक इट 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को आपने एक ऑफिस रेंट पर लिया। जब आपने ऑफिस रेंट पर लिया तो आपके लैंडलॉर्ड ने कहा कि मैं तो 6 मंथ्स का रेंट लूँगा इकट्ठा एक ही बार में। अब आपने 6 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, सपोज 10,000 रुपीज़ पर मंथ का आपका रेंट है। तो 1 अप्रैल 2019 को आप क्या एंट्री पास करोगे, आप कहोगे ना हमने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश से दिया या चेक से दिया, चेक से दिया तो बैंक, कैश से दिया तो कैश, कितना 10,000 इंटू 6, 60,000 का आपने रेंट पे कर दिया। जितना भी पे किया, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई आपने उसकी एंट्री कर दी। अब सपोज एक महीने के बाद 30 अप्रैल को आप देख रहे हो कि भाई मेरे इस महीने के कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने मेरे खर्चे हुए हैं। हालांकि फाइनल अकाउंट हमारे 31 मार्च को बनेंगे, लेकिन क्योंकि आपका नया बिजनेस है तो आप देखना चाह रहे हो कि इस मंथ के हमारे कितने खर्चे हैं, देखें हमारा बिजनेस पहले महीने में कैसा चला। अब आपने पेमेंट तो 60,000 का किया है, पर क्या ये पूरा 60,000 आपका इस मंथ का एक्सपेंस है? नहीं है। आपका इस मंथ का एक्सपेंस सिर्फ इस मंथ का रेंट है, विच इज़ 10,000 रुपीज़। तो बाकी 5 मंथ्स का रेंट क्या है? इट इज़ प्रीपेड रेंट। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि ये रेंट जो 60,000 से आपका एक्सपेंस बना हुआ है, इसको हमें 50,000 हमारा इस महीने का एक्सपेंस नहीं है, 50,000 हमने एडवांस में पे किया है, तो वो हमारा एसेट बन जाएगा। एडवांस पेमेंट आपका एसेट बन जाता है। तो आप प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देंगे कि एसेट का इंक्रीज, मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन दी एसेट को आप डेबिट कर दोगे, और ये एक्सपेंस जो 60,000 का है इसको 50,000 से कम कर दोगे, क्योंकि 50,000 आपका इस बार का एक्सपेंस नहीं है। तो टू रेंट 50,000 से ये एंट्री हो जाएगी। आई विल राइट इट हियर, यहाँ की नरेशन लिख दूँ, बीइंग डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड, एंड देन आई टेक द फोर्थ ट्रांजेक्शन। प्रीपेड की क्या, प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी? प्रीपेड एक्सपेंस, अब मैं जनरल एंट्री करूँगी,
ये तो स्पेसिफिक है जो मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया रेंट का. इट कैन बी फॉर इंश्योरेंस, इट कैन बी फॉर रेंट, इट कैन बी फॉर एनीथिंग. कोई भी पेमेंट जो आप एडवांस में करते हैं वो एडवांस पेमेंट आपका एसेट होता है, ना कि एक्सपेंस होता है. जितना करंट पीरियड के लिए होता है वो एक्सपेंस होता है, जितना फर्दर पीरियड के लिए होता है वो आपका एसेट होता है. तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस. यहाँ के हिसाब से ये 50,000 है, यहाँ पे दैट विल बी गिवन टू अस. तो दिस इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस बीइंग prepaid expense adjusted. For today's class I think it is enough for you. आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एंड डू योर बेस्ट. थैंक यू चिल्ड्रन. गॉड ब्लेस.